हाय गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जी के इन्फोट्यूबर। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं अगला हमारा इंडियन लिटरेचर के अंदर जो हमारा अगला राइटर या पोइट या नॉवलिस्ट जो भी हैं, नॉवलिस्ट ही हैं ये और जर्नलिस्ट भी हैं, शशि देशपांडे। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, शशि देशपांडे। इनका जन्म है वो धारवाड़ कर्नाटका के अंदर हुआ था। धारवाड़ कर्नाटका के अंदर पड़ता है और वहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, आपको पता भी होगा। और इनके जो फादर थे वो भी क्या थे, लेखक थे कन्नड़ के। तो इनको विरासत में मिली हुई हैं ये चीज़ें और धीरे धीरे इन्होंने भी अपना वही काम किया। इन्होंने बॉम्बे और बेंगलोर के अंदर अपनी स्टडी है वो कंप्लीट की और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, लिखना भी शुरू किया। लिखना शुरू करने के बाद मास कम्युनिकेशन भी किया इन्होंने, इकोनॉमिक्स में अपनी स्टडी की और कानून की इन्होंने पढ़ाई की। तो जर्नलिस्ट के रूप में भी इन्होंने काम किया था एक मैगजीन के लिए, और वो मैगजीन थी ऑन लुकर। उसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो आगे मैं बताती हूँ क्या क्या था। और जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1938 को धारवाड़ कर्नाटक के अंदर। थोड़ी सी बाहर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना इसको। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1938 को। अभी ये जिंदा है, तो ये 84 साल की है। इंडियन नॉवलिस्ट रही हैं और साथ साथ में ये जर्नलिस्ट भी है। जर्नलिस्ट किसकी है? ऑन लुकर मैगजीन की जर्नलिस्ट रही है और साहित्य अकादमी विनर भी ये हैं। और इनका जन्म है वो धारवाड़ कर्नाटका के अंदर हुआ, मैंने बता दिया। शी वाज एजुकेटेड इन बॉम्बे एंड बेंगलोर। बेंगलोर और बॉम्बे के अंदर इनकी शिक्षा पूरी हुई। उसके बाद में इनकी बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट वर्क्स की, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, जैसे इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा था, उसका नाम इसके अंदर नहीं है, बस ऐसा ही लिखने में आता है कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इन्होंने सबसे पहले लिखा था 1978 के अंदर। तो उसका इसमें नाम नहीं है। 1978 से इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो 1978 में इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी और ये बच्चों के लिए भी बहुत लिखती थी। 3-4, जैसे आपने हिडन ट्रेजर सुना होगा बचपन में, एक स्टोरी अभी भी सुनते हैं हम, वो इन्होंने ही लिखी थी। द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये इनका फर्स्ट नॉवल है और 1980 के अंदर इसको लिखा था। द डार्क होल्ड्स नो टेरर। दैट लॉन्ग साइलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका। दैट लॉन्ग साइलेंस, वो एक लंबी चुप्पी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूंगी लास्ट में। ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सुन लो कहीं से भी कोई वीडियो मिल जाए। तो ये लिखा था इन्होंने 1988 में और इसी वर्क ने जीता था साहित्य अकादमी अवार्ड। और उसके बाद इन्होंने लिखा एक वर्क और, रूट्स एंड शेडो, 1983 के अंदर। शेडो प्ले भी इनका एक नॉवल है, 2013 के अंदर लिखा था। ये भी किसी एक लिटरेरी प्राइज़, जो हिंदू लिटरेरी प्राइज़ होता है, उसके लिए एक शॉर्ट लिस्ट किया गया था इसको भी। जो शेडो प्ले वाला जो इनका वर्क है 2013 में लिखा था। इसको मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिए। आगे पीछे मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपसे इसका मतलब टाइम पीरियड कोई नहीं पूछेगा, एक सिर्फ दैट लॉन्ग साइलेंस के अलावा टाइम पीरियड कोई नहीं पूछेगा। या आपसे ये पूछेंगे कि साहित्य अकादमी अवार्ड है वो किस राइटर ने जीता, 4 का नाम दे देगा, उसमें से एक बिना जीतने वाले का नाम होगा, वो सिलेक्ट करना है। या आपको ये दे देगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड है वो कौन से वर्क के लिए जीता और किस सन में जीता, और ये दैट लॉन्ग साइलेंस है वो कब आया, बस ये आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री भी इन्होंने जीता है। रूट्स एंड शेडोज, ये भी इनका नॉवल है। स्मॉल रेमेडीज 2000 के अंदर इन्होंने लिखा था। अ मैटर ऑफ टाइम 1996। द बाइंडिंग वाइन 1992। द नारायणपुर इंसिडेंट, ये छोटे बच्चों की एक आप स्टोरी कह सकते हैं। द नारायणपुर इंसिडेंट जो है ये 1982 के अंदर लिखी थी। स्ट्रेंजर टू अवर सेल्फ 2015 के अंदर, कि हम खुद के लिए एक स्ट्रेंजर, अजनबी बन जाते हैं। तो ये 2015 के अंदर इन्होंने ये लास्ट वर्क लिखा था। द इंट्रूजन, ये वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फेमिनिज्म के ऊपर ही है। जैसे दैट लॉन्ग साइलेंस है वैसा वैसा सही वर्क है द इंट्रूजन। इंट्रूजन होता है एक टाइप से घुसपैठ। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। दैट लॉन्ग साइलेंस के बारे में मैंने आपको बताया, 1988 में इन्होंने इस नॉवल को लिखा था, दैट लॉन्ग साइलेंस को। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको इस वर्क के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1990 के अंदर, आपको ये याद रखना है, 1990 वाला। और पद्मश्री उनको दिया गया था 2009 के अंदर। पद्मश्री इस वर्क के लिए नहीं मिला, पद्मश्री मिलता है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आपने कैसा किया है लिटरेचर के अंदर, उसके लिए मिलता है। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट देती है। पद्मश्री के लिए इनको 2009 में मिला था। और उसके बाद में शेडो प्ले जो है, ये शेडो प्ले देख के आप ऐसे मत सोचना ये प्ले है, ये नॉवल है। शेडो प्ले के नाम से है ये। द हिंदू लिटरेरी प्राइज़ के लिए इसको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये 2013 के अंदर इन्होंने लिखा था। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क की। दैट लॉन्ग साइलेंस जो वर्क है इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू मैं इसका दे देती हूँ। इसमें एक जया नाम की कैरेक्टर होती है, जो मेन इसकी सेंट्रल फिगर आप मान सकते हैं। जया नाम की एक लड़की है, काफ़ी स्मार्ट है, समझदार लड़की है। उसकी शादी हो जाती है मोहन नाम के एक लड़के से। और इसकी जो एक ग्रैंड माँ होती है, दादी माँ होती है, वो
मतलब बहुत ही रूढ़िवादी विचारों की होती है, लड़कियों को बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों को शर्मिला रहना चाहिए, इस तरीके से मतलब समाज की जो चीज़ें हैं वो इसके दिमाग में घर कर जाती है और धीरे धीरे ये अपनी बातों को अंदर ही अंदर दबाने लग जाती है और ये मतलब चुप रहने लग जाती है। धीरे धीरे इसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया और कोई भी चीज़ है वो एक शर्मिलापन इसके फेस पे देखने को मिलता था और हर चीज़ को इसने दबाना शुरू कर दिया, तो वही इसकी हैबिट बन गई। उसके बाद इसकी शादी हो जाती है मोहन नाम के लड़के से जो जॉब करता है, और उसके और इनके विचार बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते। ये बिल्कुल चुपचाप रहने वाली है और ये भी थोड़ा सा अलग ही टाइप के विचारों का है। मतलब इसको भी अगर कोई बोल के अगर बंदा कुछ बोल देता है तो वो चीज़ इसको भी पसंद नहीं है, मतलब अजीब टाइप का है। तो दोनों के आपस में कुछ खास बन नहीं रही है, मतलब एक ये है कि एक निभा रहे हैं अपने एक रिश्ते को, लेकिन कुछ खास बात है नहीं इसमें। उसके बाद क्या होता है, मोहन को एक बार अपनी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब घर में गरीबी आ जाती है, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, तो एक अपना अपार्टमेंट छोड़कर ये किसी दूसरे छोटे से एक मकान में रहने लग जाते हैं और इनका एक बच्चा हो जाता है, राहुल नाम का एक बेटा है इनका। और उसके बाद क्या होता है कि जया क्या करती है, आर्टिकल लिखना शुरू कर देती है। तो जो चीज़ें घर में नहीं बोल पाती थी उन चीज़ों को इसने क्या किया, अपने आर्टिकल्स में लिखने की कोशिश की। और जब ये आर्टिकल लिखती है, अपने आर्टिकल पब्लिश करवाती है, तो धीरे धीरे वो मोहन भी पढ़ने लग जाता है। लेकिन मोहन को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो खुद भी अपने एक बेरोजगारी का शिकार बना बैठा, तो कुछ बोल नहीं सकता। तो इसलिए उसकी जो थिंकिंग है ये ऊपर उठने वाली थिंकिंग वाली लड़की है, लेकिन इसकी आवाज़ है उसको कोई सुनता नहीं है। तो इसकी आवाज़ों का मतलब जो ये आवाज़ उठाती है, इसकी थिंकिंग है उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उल्टा मतलब ये सोचते हैं कि तो बहुत मतलब अजीब तरीके की है ये, तो मतलब उस तरीके के लोगों की है जो लोग मतलब बिगड़ैल होते हैं, कुछ इस तरीके से मतलब इसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद इसकी एक बहन है कुसुम, इसके अंदर उसका कुछ खास रोल नहीं है, और इसका भाई है रवि, वो इससे मिलने के लिए आते हैं। तो इसका भाई जो रवि है वो काफ़ी बुरा भला बोलता है मोहन अपने जीजा के बारे में, इस तरीके से मतलब है। और उसके बाद क्या होता है कि इसका बेटा जो राहुल है वो एक दिन घर छोड़ के चला जाता है। इनकी इसी मतलब सिचुएशन को चलते हुए देख करके अपनी मम्मी पापा की मतलब आपस में ये बात नहीं करते हैं, घर में कोई खुशी वाली बात नहीं है, तो एक दिन वो घर छोड़ के चला जाता है। तो घर छोड़ के चला जाता है तो इसको जया को बहुत अफसोस होता है कि क्यों ना हम अच्छे से रह पाते, घर में अच्छी सी खुशी होती, हमारे घर में खुशहाली होती, शायद मेरा बच्चा नहीं जाता। तो इसको बड़ा मतलब फील होता है बाद में कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे बोलना चाहिए था। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर एक इनका पड़ोसी होता है मिस्टर कामत, नेबर होता है, उनको इस चीज़ का पता चलता है और वो फिर इनको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं लाइफ का कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब समझाने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। तो एक एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर इसको समझाते हैं। समझाने के बाद क्या होता है कि एंड में जो होता है, तो ये क्या सोचती है उस दिन के बाद, ये सोच लेती है कि नहीं आज के बाद मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि चुप रहने से नुकसान बहुत होते हैं, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से हमारा बच्चा है वो कहीं चला गया है। तो उसके बाद में जैसे इसके हस्बैंड को फिर धीरे धीरे बोलना शुरू कर देती है, तो इसके हस्बैंड को भी दूसरी जॉब मिल जाती है। इसके हस्बैंड का एक टेलीग्राम इसको मिलता है कि मुझे दूसरी जॉब मिल गई है, और उसके बाद में इसका बच्चा भी वापस आ जाता है। और उस दिन के बाद से जैसे प्रण ले लेती है कि मैं आज के बाद कभी भी चुप नहीं रहूँगी, हमेशा मतलब हम एक अच्छा कम्युनिकेशन घर में बना करके रखेंगे और पति पत्नी की तरह मतलब अच्छे से इस रिश्ते को निभाएंगे, इस तरीके से सोचती है। तो इसी को कहा है दैट लॉन्ग साइलेंस, की वो लंबी चुप्पी। वो लंबी चुप्पी कौन सी, मतलब जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर इतना मतलब नुकसान हुआ, इतना हमें झेलना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हमें सफ़र करनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें देख करके ये बोलती है कि आज के बाद ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। उसके बाद ये जो इंट्रूजन वर्क है इनका, ये 10th नंबर पे जो मैंने लिखा है, ये भी इसी टाइप का। इसमें क्या होता है, ये भी एक लड़की की कहानी है। उस लड़की की शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज हो जाती है, उसके फादर उससे पूछते नहीं कि आपको पसंद है कि नहीं है लड़का। उसके बाद जैसे वो चाहती है कि हम आपस में पहले एक दूसरे को जानें, उसके बाद ही हम आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके हस्बैंड चाहते हैं कि मेरी शादी होगी, अब तो ये मेरी वाइफ है, लेकिन वो चाहती है कि हमें खुल के जीना चाहिए, तब जीना चाहिए जब हम एक दूसरे को जान लें, पहले हम दोस्त बने, उसके बाद में हम पति पत्नी का रिश्ता निभाए। इस तरीके से ये स्टोरी है। तो उसके हस्बैंड चाहते हैं अपना रिश्ता निभाना, लेकिन ये चाहती नहीं है, तो इसको अच्छा नहीं लगता, अवॉइड करती है हमेशा उससे और कंफर्टेबल फील नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये बोल नहीं पाती है। तो इसको बोलते हैं आफ्टर मैरिज जैसे रेप बोल सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके का इसके अंदर थीम उठाया गया। तो शशि देशपांडे ने क्या किया है, ज़्यादातर मतलब महिलाओं की आवाज़ को उठाने की कोशिश की है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना शशि देशपांडे के बारे में, कि इन्होंने अपना जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो लौटा दिया था। किस कारण लौटा दिया था, एक MM कुलवर्गी एक प्रोफेसर थे, वो भी धारवाड़ के ही थे और बीजापुर में उनका जन्म हुआ था। वो बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, रैशनलिस्ट थे, वो बहुत अच्छा मतलब लिखते थे, लेकिन वो उन्हीं के खिलाफ कुछ लोगों ने
उनके घर में घुस करके उनको गोली मार करके और गोलियों से छलनी छलनी करके उनकी हत्या कर दी थी। और उसके लिए कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए इन्होंने साहित्य अकादमी जो काउंसिल है वहाँ से भी मतलब उसको भी त्याग दिया और उसके बाद में अपना अवार्ड भी उनके विरोध में इन्होंने वापस कर दिया था कि जिस बंदे ने इतने सालों तक लिखा है और उनको छलनी छलनी कर दिया और फिर भी कुछ आवाज़ नहीं उठाने को आ रही है। काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे, 2015 की ये बात है। तो इन्होंने इसी के विरोध में अपना जो साहित्य अकादमी जो अवार्ड है वो भी वापस कर देते। वो भी अवार्डी थे, साहित्य अकादमी अवार्डी थे, और उनके विरोध में फिर इन्होंने अपना जो अवार्ड है वो वापस कर दिया था। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। ओनलुकर इनकी मैगजीन, ये जर्नलिस्ट नॉवलिस्ट रही हैं और धारवाड़ कर्नाटका कोई नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद में इनका इंपॉर्टेंट वर्क दैट लॉन्ग साइलेंस 1988, दैट लॉन्ग साइलेंस 1988, और साहित्य अकादमी अवार्ड 1990 और पद्मश्री 2009 में। तो ये ही आपको ध्यान रखना है। और ये है वो शशि देशपांडे, वो पर्सनैलिटी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज के लिए इतना।